प्यारे दोस्तों, सादर अभिवादन। मैं हूं महेश कुमार वैद्य और आप देख रहे हैं एनजेपी इंडिया। दोस्तों, राजस्थान में 7 विधानसभा सीटों पर हो रहे उपचुनाव में भाजपा और कांग्रेस की ओर से सिरदर्द की बाजी लगाई जा रही है। हालांकि दीपावली से पूर्व चुनाव प्रचार कुछ धीमा है, लेकिन दीपावली के बाद इसमें एकाएक तेजी आने की पूरी संभावना है। जिन 7 सीटों पर उपचुनाव होने जा रहा है उनमें दौसा, देवली उनियारा, चौरासी, सैलुम्बर, झुंझुनू, रामगढ़ व खींवसर सीटें शामिल है। रामगढ़ व सैलुम्बर सीटों पर इसलिए उपचुनाव हो रहा है क्योंकि वहां के विधायकों का असमय निधन हो गया था, जबकि शेष 5 सीटों पर उपचुनाव इसलिए हो रहे हैं क्योंकि वहां के विधायक सांसद चुने गए पिछले लोकसभा चुनावों में। भाजपा की बात करें तो भाजपा की टीम में असली परीक्षा तो कैप्टन के रूप में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की ही होगी, लेकिन यहाँ पर प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़, प्रदेश प्रभारी राधा मोहन दास अग्रवाल और मुख्य रणनीतिकार कहलाने वाले केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव की भी परीक्षा होगी। इस परीक्षा में अगर सबसे अधिक किसी की प्रतिष्ठा दांव पर है तो वह है मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। अगर शर्मा जी ने ये 7 मैचों की सीरीज 5-2 से जीत ली तो उनकी कुर्सी का सम्मान बढ़ेगा, उनका भी सम्मान बढ़ेगा और भाजपा को कांग्रेस को बैकफुट पर रखने में कामयाबी मिलेगी। लेकिन भाजपा ने यह सीरीज 4-3 से जीती तो शर्मा जी बस थोड़ा सा ही सम्मान बचा पाएंगे, और सीरीज हारने का मतलब तो आप समझ ही सकते हैं। राजस्थान में एक बार भाजपा और एक बार कांग्रेस का जो शोर पहले से शुरू हो चुका है उसमें और इजाफा हो जाएगा। भजनलाल की कुर्सी डिगमगाने लगेगी। कांग्रेस की टीम की बात करें तो प्रदेश अध्यक्ष गोविंद डोटासरा, विपक्ष के नेता टीकाराम जूली, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत व पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट की परीक्षा होगी। इनके अलावा स्थानीय स्तर पर उन नेताओं की भी परीक्षा होगी जिनके अधिकार क्षेत्र में उपचुनाव हो रहे हैं। उदाहरण के तौर पर देखें तो रामगढ़ विधानसभा सीट पर टीकाराम जूली के अलावा कांग्रेस के महासचिव भंवर जितेंद्र की प्रतिष्ठा भी दांव पर रहेगी। भाजपा से केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव अलवर से सांसद हैं, इस कारण रामगढ़ में उन्हें भी अपनी प्रतिष्ठा बचानी है। उनकी भी रामगढ़ परीक्षा लेगा। रामगढ़ सीट से आम चुनाव कांग्रेस के जुबेर खान ने जीता था। जुबेर खान के निधन के कारण यहाँ उपचुनाव होने जा रहा है। दोस्तों, दौसा की बात करें तो यहाँ भाजपा ने कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा के भाई जगमोहन मीणा को टिकट दी है। इसी कारण यह हॉट सीट बनी हुई है। कांग्रेस की ओर से दीनदयाल बैरवा चुनाव मैदान में है। यहाँ पर मैच फिक्सिंग की चर्चाएं जोरों पर हैं। पिछले दिनों अशोक गहलोत ने नामांकन सभा में खुद जब यह कह दिया कि दौसा में मैच फिक्सिंग की चर्चा दिल्ली तक चल रही है तो चर्चा और तेजी पकड़ गई। हालांकि गहलोत ने यह भी कह दिया कि मतदाताओं को इसे गलत साबित करना है, लेकिन गहलोत के बयान से मैच फिक्सिंग की चर्चा तेज हो गई है। मैच फिक्सिंग की बात सांसद मुरारीलाल मीणा और राजस्थान के कैबिनेट मंत्री किरोड़ी लाल मीणा के बीच की जा रही है, लेकिन इसकी सच्चाई का जवाब समय देगा। यहाँ पर प्रत्यक्ष में सीधी बगावत नजर नहीं आ रही है, लेकिन सामान्य वर्ग की इस सीट पर भाजपा ने अनुसूचित जनजाति यानी एसटी के उम्मीदवार को टिकट देकर एक नया प्रयोग किया है। देवली उनियारा में कांग्रेस के कस्तूर चंद मीणा को निर्दलीय नरेश मीणा की चुनौती मिल रही है। खास बात यह है कि निर्दलीय नरेश मीणा को कुछ ऐसे लोग बाहर से समर्थन देने की घोषणा भी कर चुके हैं जिन्हें भाजपा का विरोधी माना जाता है। पूर्व केंद्रीय मंत्री नमो नारायण मीणा की भूमिका पर भी लोगों की निगाह रहेगी। अभी भी लोगों की निगाह टिकी हुई है। भाजपा ने यहाँ कर्नल किरोड़ी सिंह बैसला के पुत्र की बजाय पूर्व विधायक राजेंद्र गुर्जर को टिकट दी है। कर्नल बैसला के बेटे विजय बैसला को भाजपा ने इस बार चुनाव मैदान में नहीं उतारा है। बैसला ने खुलकर तो बगावत नहीं की, लेकिन उनके समर्थक नाराज बताए जा रहे हैं। 84 विधानसभा सीट पर भारत आदिवासी पार्टी का दबदबा है। कांग्रेस भाजपा दोनों को ही यहाँ पर भीतरघात का खतरा है। आदिवासी मतदाताओं का रुख हार जीत तय करेगा। भाजपा ने यहाँ कारीलाल नानोमा को चुनाव मैदान में उतारा है। हालांकि यहाँ से पूर्व मंत्री सुशील कटारा भी दावेदार थे। कांग्रेस ने महेश रौत को टिकट दी है। बीएपी से अनिरुद्ध कटारा चुनाव मैदान में है, लेकिन कांग्रेस और भाजपा दोनों यहाँ से अच्छा करने की उम्मीद कर रहे हैं। सैलुम्बर से कांग्रेस ने रघुवीर मीणा की टिकट काटकर बागी चुनाव लड़ने वाली रेशमा मीणा को टिकट दी है। इससे रघुवीर मीणा नाराज बताए जा रहे हैं। भाजपा ने यहां से दिवंगत विधायक अमृतलाल मीणा की पत्नी शांता मीणा को टिकट देकर सहानुभूति हासिल करने का प्रयास किया है। झुंझुनू में भाजपा ने राजेंद्र भांभू को टिकट दी है, जबकि कांग्रेस ने ओला परिवार से सचिन पायलट के खास समर्थक अमित ओला को टिकट दी है। लेकिन यहाँ पर कुछ निर्दलीय भी अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। ये किसी का भी गणित बिगाड़ सकते हैं। रामगढ़ सीट से भाजपा ने 2018 में उम्मीदवार रहे सुखवंत सिंह को टिकट दी है। वर्ष 2023 में सुखवंत सिंह ने भाजपा से बगावत करके आम चुनाव लड़ा था। यहाँ पर टिकट न मिलने से पूर्व उम्मीदवार जय आहूजा नाराज थे, लेकिन भाजपा ने उन्हें मना लिया है।
अब वह भाजपा के साथ खड़े नजर आ रहे हैं। कांग्रेस की ओर से जुबैर खान के बेटे आर्यन जुबैर को सहानुभूति लहर के साथ साथ कांग्रेस से परंपरागत वोट बैंक का भी सहारा है। भाजपा इस बार यहां ध्रुवीकरण के सहारे जीत की उम्मीद कर रही है। लोकसभा चुनाव में भाजपा रामगढ़ से पीछे रही थी। भूपेंद्र यादव को यहां कम वोट मिले थे। इसी कारण यहां भूपेंद्र यादव को अब ताकत लगानी पड़ रही है। अब इसी क्रम में हम खींवसर की बात करते हैं। खींवसर में भाजपा और कांग्रेस के अलावा हनुमान बेनीवाल की पार्टी आरएलपी की प्रतिष्ठा भी दांव पर है। पहले हनुमान बेनीवाल यहां से विधायक थे, उनके सांसद बनने से यह सीट खाली हुई है। उन्होंने इस बार अपनी पत्नी कनिका बेनीवाल को चुनाव मैदान में उतारा है। भाजपा और कांग्रेस बेनीवाल को परिवारवाद के मुद्दे पर घेर रहे हैं, लेकिन परिवारवाद से कोई दल अछूता नहीं है। नवंबर माह में हुए विधानसभा चुनाव में बेनीवाल को अपने ही शिष्य भाजपा के रेवत राम डांगा से कड़े मुकाबले में मात्र लगभग 2000 मतों के अंतर से ही जीत मिल पाई थी। भाजपा ने यहां हार के कम अंतर को देखते हुए इस बार भी डांगा को ही फिर से चुनाव मैदान में उतारा है। कांग्रेस ने रतन चौधरी पर दाव लगाया है। देखना यह है कि त्रिकोणीय मुकाबले में किसकी साख बच पाती है। अगर सभी 7 सीटों की बात करें तो यहाँ जातिवाद, राष्ट्रवाद व परिवारवाद पर वोट पड़ेंगे। भितरघात का भी अधिकांश जगह असर रहेगा। भाजपा के पास सत्ता की शक्ति बेशक है, लेकिन भितरघात की कमजोरी भी है। वसुंधरा राजे सिंधिया अगर नाराजगी दिखा गई तो 2-3 सीटों पर गणित बिगाड़ सकती है। इसी तरह कांग्रेसी भी हरियाणा की तरह अपना खेल खुद बिगाड़ सकते हैं। कांग्रेस ने इस बार गठबंधन की राह चुनने की बजाय अकेला चलने का फैसला लिया है। न तो बेनीवाल की पार्टी से समझौता किया और न ही भारतीय आदिवासी पार्टी से समझौता किया। परिणाम इसके असर का मूल्यांकन भी तय करेंगे। थोड़ा सा अनुमान 13 नवंबर को मतदान संपन्न होने के बाद सामने आ जाएगा, जबकि हार जीत के कारणों की सटीक समीक्षा के लिए 23 नवंबर को चुनाव परिणाम का इंतजार करना होगा। दोस्तों, आपको एनजेपी इंडिया की हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में जाकर बताइएगा जरूर। नमस्कार, धन्यवाद।